गांव से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर एक इंडस्ट्रियल एरिया था जिसके अंदर पावरलूम के कई सारे कारखाने थे। पावरलूम मतलब धागे से कपड़ा बनाने की मशीन। उस मशीन से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें और शोर शराबा होता था, इसलिए वहाँ के ज़्यादातर पावरलूम गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर थे। उसी एरिया के एक पावरलूम के अंदर जुनैद नाम का एक 27-28 साल का लड़का काम करता था। जुनैद एक काफ़ी सीधा साधा और गरीब घर का लड़का था। उसकी अब तक शादी नहीं हुई थी और वो अपने माता पिता के साथ गांव के अंदर एक किराए के मकान में रहता था। जुनैद हर रोज़ अपनी पुरानी खटारा बाइक से घर से सुबह 11 बजे काम के लिए निकलता और रात को लगभग 11 बजे अपने घर पर लौटता था। उसी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक काफ़ी पुराना कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के चारों ओर एक ऊंची सी दीवार थी और आसपास कई सारे पुराने पेड़ थे। गांव में जितने भी मौतें होती थी उन सबको उसी कब्रिस्तान में लाया जाता था। कब्रिस्तान चारों ओर से पावरलूम के कारखानों से घिरा हुआ था और पावरलूम के कारखाने 24 घंटे शुरू रहते थे, तो वहाँ हर वक्त चहल पहल होती थी, रात को भी। हालांकि रात को उस कब्रिस्तान में कोई नहीं जाता था और इसकी वजह यह थी कि कुछ लोगों ने वहाँ अजीब अजीब आवाज़ों को सुना था। रात को कब्रों को हिलते हुए देखा था और कई बार उन्हें कब्र टूटी हुई मिलती थी। इसलिए कहा जाता था कि रात को वहाँ भूत घूमते हैं। हालांकि कब्रिस्तान हो या शमशान घाट, भूतों की बातों तो ऐसी जगह पर अक्सर होती ही रहती है और वैसे भी लोग इन जगहों पर रात को तो जाना टालते ही हैं। लेकिन जुनैद को हर रोज़ उसी रास्ते से गुजरना पड़ता था। कब्रिस्तान की पिछली दीवार से सटकर एक रास्ता था जो गांव के अंदर जाता था और लोग उसी रास्ते से गुजरते थे। उस रात जुनैद ठीक 11 बजे अपनी शिफ्ट खत्म करके घर के लिए निकला था। अपनी खटारा बाइक पर वो कब्रिस्तान के पिछले वाले रास्ते से गुजर ही रहा था कि तभी किसी ने उसे आवाज़ देकर रुकाया। वो शकील था, वहाँ के कॉरपोरेटर का लड़का, और उसके साथ उसका कोई दोस्त भी था। और वो दोनों कब्रिस्तान की दीवार के पास खड़े होकर अंधेरे में दारू पी रहे थे। जुनैद उन्हें अच्छे से जानता था क्योंकि वो एक ही इलाके के रहने वाले थे। शकील अपने बाप का एक बिगड़ेल लड़का था और अक्सर वो लोगों से बिना वजह भिड़ जाता था, उन्हें परेशान करता था, जिसमें उसे काफ़ी मज़ा आता था क्योंकि उसके पिता एक कॉरपोरेटर थे, जिस वजह से उस इलाके में उनकी काफ़ी गुंडागर्दी चलती थी। जुनैद उसे अच्छे से जानता था और वो उसे टालना चाहता था क्योंकि वो हमेशा ही उसे परेशान करता था, उसके भोलेपन का मजाक उड़ाता था, लेकिन वो उसे टाल नहीं सका। शकील ने उसे देख लिया था और अब अगर वो उसके पास नहीं जाता तो शायद वो उसे और भी ज़्यादा परेशान करता। इसलिए जुनैद उसके पास गया। शकील ने जुनैद को जानबूझकर परेशान करने के लिए बुलाया था, इसलिए उसने जुनैद से पहले दारू के लिए पैसे मांगे। अब जुनैद उनसे उलझना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन्हें उस दिन की आधी कमाई दे दी। लेकिन शकील को उसे और परेशान करना था, इसलिए उसने जुनैद से दारू लाने के लिए भी कहा। रात के लगभग 12 बज रहे थे और जुनैद काफ़ी थक चुका था और उससे भी बड़ी बात यह थी कि वो ना तो शराब पीता था और ना ही शराब को छूता था। इसलिए उसने शकील से विनती करते हुए उसे छोड़ देने के लिए कहा। शकील के दोस्त को इसमें काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो भी जुनैद का मजाक उड़ाने में लग गया। वो कभी उसकी जेब में हाथ डालकर बाकी पैसे निकालने की कोशिश करता या फिर अपनी शराब की बोतल उसके मुंह को लगाने की कोशिश करता। शराब के नशे में धुत वो दोनों जुनैद को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए जुनैद वहाँ से जल्द निकलने की कोशिश कर रहा था। जुनैद को उन दोनों पर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। वो उन दोनों को थप्पड़ जड़ा देना चाहता था, लेकिन वो शकील को नहीं मार सकता था, इसलिए उसने गुस्से से उसके दोस्त को एक धक्का दे दिया। अब शकील का दोस्त जुनैद पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में वो जुनैद के साथ मारपीट करने ही वाला था कि तभी शकील ने बीच बचावकर उसके दोस्त को शांत कर दिया। अब जुनैद उनसे बहस के बगैर बाइक पर बैठ गया और वहाँ से जाने लगा और उसे जाता देख शकील के दोस्त ने गुस्से से जुनैद की गाड़ी की चाबी निकाल ली और उसे कब्रिस्तान के अंदर फेंक दिया। जुनैद उसे कुछ नहीं कर सका क्योंकि वो समझ गया कि उसका दोस्त जानबूझकर ऐसा कर रहा है
ताकि बात मारपीट पर आ जाए, इसलिए वो उन्हें कुछ न बोल सका और अपनी बाइक की चाबी को ढूंढने के लिए कब्रिस्तान की दीवार कूद गया और शकील और उसका दोस्त हंसते हुए वहां से निकल गए। कब्रिस्तान के आखिरी भाग में काफ़ी ज़्यादा झाड़ियाँ और घास थी और वहाँ कोई लाइट नहीं होने की वजह से अंधेरा भी ज़्यादा था। हालांकि रास्ते पर लगे स्ट्रीट लाइट की थोड़ी बहुत रोशनी वहाँ आ रही थी, लेकिन उतनी रोशनी काफ़ी नहीं थी उस घास के अंदर चाबी ढूंढने के लिए। इसलिए जुनैद ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और वो चाबी को ढूंढने लगा। शकील के दोस्त ने चाबी ज़्यादा ज़ोर से नहीं फेंकी थी, तो जाहिर था कि वो ज़्यादा अंदर तक नहीं गई होगी, इसलिए जुनैद उसे आसपास ही ढूंढने लगा। लेकिन ढूंढते ढूंढते वो काफ़ी अंदर तक आ चुका था। आसपास हर तरफ पावर लूम होने की वजह से वहाँ काफ़ी शोर शराबा था। हालांकि मशीनों की आवाज़ के अलावा किसी तरह की और कोई आवाज़ नहीं थी। रास्ते पूरी तरह से सुनसान थे। हालांकि कब्रिस्तान के अंदर एक हल्की हल्की और एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, कुछ चबाने जैसी, जैसे कोई जानवर वहाँ कुछ खा रहा हो। जुनैद ने यहाँ वहाँ टॉर्च को घुमाकर देखा। अक्सर कब्रिस्तान के आसपास कुत्ते पहुँच जाते हैं। हालांकि उस कब्रिस्तान की दीवार काफ़ी ज़्यादा ऊंची थी और कुत्ते अंदर ना आए इसलिए अच्छे खासे इंतजाम किए हुए थे, इसलिए कुत्ते के वहाँ होने की संभावना काफ़ी कम थी। जुनैद टॉर्च को यहाँ वहाँ घुमाकर उस चीज़ को देखने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका ध्यान एक कब्र की ओर गया। शायद से वह कोई नई कब्र थी, यानी किसी को आज ही उस जगह पर दफनाया गया था और उसी जगह से किसी तरह की हलचल की आवाज़ आ रही थी। जुनैद ने उस ओर टॉर्च की और वहाँ पड़ी रोशनी की वजह से आवाज़ एकदम से बंद हो गई। उसने देखा कि कब्र के आसपास की ज़मीन काफ़ी हद तक ऊंची नीची हो चुकी थी। कब्र की हालत भी काफ़ी ख़राब हो गई थी और वहाँ बनी सीमेंट की दीवार पर एक बड़ी सी दरार पड़ चुकी थी। जुनैद के दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उसका गला सूखने लगा। उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे उसे उस वक्त वहाँ पर नहीं होना चाहिए था। उसने जल्द से जल्द वहाँ से निकलने के बारे में सोचा और वो पलटने ही वाला था कि उसे कब्र के पीछे से एक अजीब सी हलचल दिखी। उसकी टॉर्च उसी ओर थी और उस टॉर्च की रोशनी में उस कब्र के पीछे से एक हाथ का पंजा आगे आता हुआ दिखाई दिया। उस पंजे की इंसानों की उंगलियों से भी ज़्यादा लंबी उंगलियां थी। वो उंगलियां सूखी हुई और उस पर की त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। उंगलियों पर काले बड़े बड़े नाखून थे जो खून से सने हुए थे। जुनैद एक क्षण के लिए स्तब्ध सा हो गया। उसकी टॉर्च उसी ओर थी और उस रोशनी में वो चीज़ धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसका चेहरा जानवर की तरह भयावह था। चेहरे पर ना ही कोई मांस था और ना ही कोई बाल। उसकी चमड़ी उसकी हड्डियों से चिपकी हुई थी। आंखें पूरी तरह से पीली और चमकदार थीं। दांत नुकीले और खून और मांस से सने हुए थे। वह जीव किसी किताब में बताए गए शैतान की तरह था और वो गुर्राते हुए किसी बंदर की तरह अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आगे आ रहा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था और हाथ में इंसान के शरीर का कोई अंग था जिससे खून जमीन पर गिर रहा था। उसे देखते ही जुनैद का पूरा शरीर कांप गया। हाथ पैर मानो तो पूरी तरह से गल गए थे। सांस तो ऐसी अटकी कि गले से मदद के लिए कोई आवाज़ तक नहीं निकल पा रही थी। वह दृश्य ऐसा था कि कोई सपने में भी देखे तो चीखते हुए जाग जाए। लेकिन जुनैद की बुरी किस्मत तो यह थी कि वह कोई बुरा सपना नहीं था। जुनैद हल्के पैरों के साथ धीरे धीरे पीछे हटने लगा। कब्रिस्तान की दीवार वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं थी, लेकिन उसके पीछे हटने के साथ साथ वो जानवर भी धीरे धीरे उसके नज़दीक आने लगा। जान बचाने के लिए तेजी से भागने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वो मुड़ा और तेजी से कंपाउंड के दीवार की ओर दौड़ने लगा। लेकिन वो कुछ ही कदम दौड़ पाता तब तक बिजली की तेज गति से वो जानवर उस तक पहुंच गया और उसने भागते हुए जुनैद का पैर पकड़ लिया। उस जानवर के नाखून इतने नुकीले और खतरनाक थे कि उन्होंने जुनैद की जांघ को ही चीर डाला, जिससे जुनैद
औंधे मुँह जा गिरा। एक क्षण के लिए तो उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन अगले ही क्षण एक तेज दर्द का एहसास उसे अपने पैरों में हुआ और वो दर्द के मारे चीखने लगा, चटपटाने लगा। वो अपने आप को संभाल पाता तब तक उस जगह पर उस जानवर जैसे कई सारे जानवर इकट्ठा हो गए और उसे घेरे खड़े हो गए। जुनैद जोर जोर से चिल्लाने लगा, मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन पावरलूम की आवाज़ उसकी चीखों को दबा रही थी। ठंड का मौसम होने की वजह से आसपास काम कर रहे सारे कारीगर कारखानों के अंदर ही थे। शायद ही बाहर किसी के होने की उम्मीद थी और उसी उम्मीद के सहारे जुनैद मदद के लिए चिल्ला रहा था। लेकिन देखते ही देखते एक जानवर आगे आया और जैसे बंदर किसी चीज़ को खींचकर ले जाता है, वैसे ही उसने जुनैद का पैर पकड़ा और वो उसे खींचते हुए कब्रिस्तान के अंदर दौड़ने लगा। बाकी जानवर उसके पीछे दौड़ रहे थे और अपने नाखूनों से जुनैद के शरीर को नोच रहे थे। जमीन पर घसीटते वक्त जुनैद का शरीर नुकीले पत्थर, लकड़ियाँ और कांटों से छिला जा रहा था। घसीटते हुए कब्रों की कोनों से उसका सिर टकरा रहा था, जिस वजह से उसका पूरा मुंह खून से सन चुका था। फिर देखते ही देखते वो जानवर जुनैद को खींचते हुए कब्रिस्तान की एक सुनसान जगह पर ले गया, जहाँ एक बड़े से नीम के पेड़ के ठीक बाजू में काफ़ी पुरानी पत्थर से बनी एक कब्र थी और उस कब्र और नीम के बीच में एक आदमी घुस सके इतना बड़ा गड्ढा यानी सुरंग थी। अब वो सुरंग कब्र की दीवार और नीम के पेड़ के बीच इस तरह थी कि किसी भी इंसान को एक बार में देखने पर पता नहीं चलता। वो जानवर जुनैद को उसी सुरंग के अंदर इस कदर ले गया जैसे कोई जंगली जानवर अपने शिकार को ले जाता है। जुनैद आखिरी जिंदा बचने की उम्मीद में जी जान लगाकर चिल्ला रहा था, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस जानवर की ताकत के आगे उसकी ताकत कुछ भी नहीं थी। देखते ही देखते वो जुनैद को उस सुरंग के अंदर ले गया और उसकी आवाज़ उस कब्रिस्तान में खामोश हो गई। जब रात भर जुनैद अपने घर नहीं लौटा तो अगली सुबह उसके माता पिता और उसके दोस्त उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब उन्हें कब्रिस्तान के बाहर बिना चाबी उसकी गाड़ी मिली और वो नहीं मिला, तब उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। जुनैद के गुमशुदा होने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी और यह खबर सुन शकील के चेहरे का भी रंग उड़ चुका था, क्योंकि वही एक आखिरी व्यक्ति था जिससे जुनैद मिला था। शकील के मन में एक शंका उठने लगी थी कि कहीं उसके मजाक के कारण जुनैद ने आत्महत्या न कर ली हो। उसे डर लग रहा था कि कहीं पुलिस ने जांच शुरू की और किसी कारखाने के सीसीटीवी में वो जुनैद के साथ दिख गया तो बुरी तरह से फंस सकता है। इसलिए डर के मारे उसने अपने पिता से उस रात घटी सारी घटना बता दी। शकील के पिता शहर के काफ़ी जाने माने व्यक्ति थे और काफ़ी ऊपर तक उनकी पहुंच थी। MP, MLA से लेकर मंत्री तक वो जान पहचान रखते थे, जिस वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में उनकी काफ़ी पहुंच थी। इसलिए उन्होंने जुनैद का केस संभाल रहे इंस्पेक्टर से शकील और जुनैद के बीच उस रात घटी सारी घटना बता दी, ताकि इंस्पेक्टर शकील को उस केस से बचा सके। सारी बात सुनने के बाद इंस्पेक्टर ने शकील से कहा, देखो शकील, तुम उस रात जुनैद से मिले थे, इस बात से इनकार मत करना, क्योंकि जांच आगे बढ़ी और किसी CCTV में तुम दोनों दिख गए तो तुम झूठ बोल रहे थे, इसलिए शक की सुई तुम पर आ जाएगी। इससे अच्छा तुम एक बयान दो जिसमें कहो कि उस रात जुनैद तुम्हें मिला था और वो अपनी गरीबी से काफ़ी परेशान था, बार बार सब कुछ छोड़ जाने के बाद कह रहा था। इससे होगा यह कि जुनैद के केस को आत्महत्या का एंगल मिल जाएगा, जिससे यह केस जल्द बंद हो जाएगा और तुम भी इस केस से दूर हो जाओगे। बस अगर हो सके तो एक काम करना, जहाँ तुमने जुनैद की बाइक की चाबी फेंकी थी वो ढूंढ लेना, क्योंकि अगर किसी को वहाँ चाबी मिल गई तो सवाल पैदा होंगे कि उसकी चाबी कब्रिस्तान में कैसे मिली। इसलिए तुम उस चाबी को ढूंढ लाओ। हम उस चाबी को किसी तालाब के तल में मिली ऐसा बताकर केस बंद कर देंगे। इंस्पेक्टर की बात शकील अच्छे से समझ गया। उसने जैसा इंस्पेक्टर ने कहा था वैसा ही बयान दिया।
अब एक बड़े आदमी का लड़का बता रहा था, इसलिए मोहल्ले वालों के साथ साथ जुनैद के माता पिता ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। सबको विश्वास हो गया कि जुनैद ने अपनी गरीबी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। शकील ने एक काम तो अच्छे से कर लिया था, अब सिर्फ एक काम बचा था और वो था चाबी को ढूंढना। इसलिए उसने अगली रात को कब्रिस्तान जाकर चाबी ढूंढने की योजना बनाई ताकि रात को वो किसी की नज़र में ना आए। उसने अपने दोस्त से भी ये बात कह दी और अगली रात को तकरीबन 11:30-12 बजे वो दोनों उस कब्रिस्तान की पिछली दीवार के पास गए जहाँ वो जुनैद से मिले थे। जुनैद की गाड़ी वही एक कोने में पड़ी थी जिसे पुलिस ने सील कर लिया था। उन दोनों ने आसपास का जायजा लिया। ठंड का मौसम होने की वजह से कोई भी बाहर नहीं था। पूरी सड़क खाली और सुनसान थी। पावरलूम के शोर के अलावा वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी। जब आसपास किसी के न होने की तसल्ली हो गई तो दोनों दीवार कूदकर कब्रिस्तान के अंदर गए और फिर दोनों टॉर्च की रोशनी में चाबी को ढूंढने लगे। उन्हें चाबी ढूंढते हुए करीबन 10-15 मिनट ही हुए थे। शकील का दोस्त एक अलग जगह पर चाबी ढूंढ रहा था और शकील दूसरी जगह पर। फिर अचानक उसके दोस्त को कुछ आवाज़ महसूस हुई। वो सपक गया। उसने टॉर्च की रोशनी में यहाँ वहाँ देखा, लेकिन कब्रिस्तान की पिछली दीवार की साइड काफ़ी झाड़ियाँ होने की वजह से उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने कोई कुत्ते बिल्ली जैसा जानवर हो सकता है यह समझकर उस ओर नज़रअंदाज कर दिया और फिर से चाबी को ढूंढने में लग गया। लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से उसे वही आवाज़ सुनाई दी। उसने आवाज़ की दिशा में टॉर्च की तो 2 झाड़ियों के बीच में उसे एक अजीब सा जानवर दिखाई दिया। उसने टॉर्च उसी ओर रखी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसकी इस हरकत ने शकील का भी ध्यान उसकी ओर आकर्षित कर लिया था और वो भी उसे बेचैनी से देख रहा था। अब जैसे ही उसका दोस्त झाड़ियों के पास पहुंच गया, वही जानवर उनके सामने आ गया। उसकी वो घिनौनी शक्ल देख वो चीख पड़ा और उसकी चीख सुन शकील भी डर गया और दौड़कर उसके पास जाने लगा। लेकिन टॉर्च की रोशनी में जब शकील ने उस जानवर को देखा तो एक क्षण के लिए वो वहीं रुक गया। ऐसी चीज़ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। उसके हाथ की लंबी लंबी उंगलियां, खून से सना चेहरा और सड़े मांस के बदबू वाले शरीर को देख वो दोनों कांप गए। और दिल को बैठाने वाली बात तो यह थी कि वहाँ उसके जैसे कई सारे जानवर मौजूद थे। अपने आप को उन जानवरों से घिरा देख शकील का दोस्त डर के मारे चिल्लाता हुआ वहाँ से दीवार की ओर दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वो दौड़ने लगा, उसके आजू बाजू वाले जानवर उसे पकड़ने के लिए दौड़े। किसी एक जानवर के नाखून उसे अपने पेट पर महसूस हुए और वो उसे झटका देता हुआ आगे की ओर दौड़ा। लेकिन अचानक से उसे अपना शरीर एकदम से हल्का लगने लगा और फिर कुछ ही क्षणों बाद एक तेज असहनीय दर्द उसे अपने पेट पर महसूस हुआ। जब उसने नीचे देखा तो उसका पेट आधा फट चुका था और अंदर की अतड़ियाँ बाहर निकल चुकी थी। वो काफ़ी तेज़ी से चीखता हुआ नीचे गिर पड़ा और तभी दूसरा जानवर उसके गले को पकड़कर घसीटते हुए झाड़ियों में ले जाने लगा। कब्रिस्तान की ज़मीन पर फैला खून और अतड़ियों को देख शकील के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। एक क्षण के लिए तो वो जैसे जम सा गया। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। लेकिन अचानक वो होश में आया और वो दीवार की ओर दौड़ने लगा। लेकिन उसे भी एक जानवर ने पीठ पर हमला करते हुए ज़मीन पर गिरा दिया। उस जानवर के नाखून इतने तेज और बड़े थे कि उन्होंने एक ही घाव में शकील की पीठ को चीर डाला। उसकी पूरी पीठ लहूलुहान हो गई। वो दर्द के मारे चटपटाने लगा और फिर से उठकर भागने लगता। उससे पहले दूसरे जानवर ने उसका पैर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए एक पुरानी कब्र की उचड़ी हुई फर्श के नीचे बने सुरंग के अंदर ले जाने लगा। शकील पूरी आवाज़ लगाकर मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन पावरलूम का शोर इतना था कि उसकी आवाज़ कब्रिस्तान की दीवार तक को नहीं लांघ पा रही थी। देखते ही देखते वो जानवर शकील को उस सुरंग के अंदर ले गया। उस संकरी सी सुरंग से काफ़ी अंदर जाने के बाद शकील एक गुफा जैसी जगह पर पहुंच गया जहां सैकड़ों की तादाद में वो जानवर थे। उसने देखा
कि वहाँ कई सारी लाशें पड़ी हुई थी जो ऊपर के कब्रों में से लाई गई थी। वही थोड़ी दूरी पर एक लाश जुनैद की थी जो लगभग आधे से ज़्यादा खाई जा चुकी थी। उसका दोस्त भी वहीं पर दर्द के मारे तड़प रहा था और वह जानवर उसे घेरे उसके शरीर को जिंदा ही नोच रहे थे। शकील अपने अंत से वाकिफ था। अब उसके पास बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर भी वो चिल्लाता हुआ आवाज़ लगा रहा था, लेकिन देखते ही देखते वो भूखे जानवर उस पर टूट पड़े और उसे जिंदा ही खाने लगे। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन कब्रिस्तान की ज़मीन के नीचे ही उसकी आवाज़ दफन हो गई। बाहर पावरलूम के आवाज़ के अलावा अब सब कुछ शांत था। अगले दिन जहां इंस्पेक्टर को लग रहा था कि जुनैद का केस खत्म हुआ, वही शकील के गुमशुदा होने की नई फाइल खुल गई। अब जुनैद एक गरीब लड़का था तो पुलिस ने उसकी केस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन शकील एक बड़े कॉरपोरेटर का बेटा होने की वजह से अब सब काम पर लग गए थे। सारी पुलिस फोर्स, उस कॉरपोरेटर के खास लोग सब मिलकर शकील को ढूंढ रहे थे, लेकिन लाख ढूंढने पर भी शकील और उसका दोस्त नहीं मिला। जुनैद के जैसे ही शकील और उसके दोस्त की भी कहानी खत्म हो गई, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर रहने वाले उन जानवरों की कहानी खत्म नहीं हुई। वो आज भी उस कब्रिस्तान में गाड़े गए मुर्दों को खाते हैं और अगर कोई जिंदा इंसान मिल जाए तो उसका शिकार करते हैं। अब कब्रिस्तान के नीचे रहने वाली वो चीज़ आखिर है क्या? कोई जानवर है, कोई शैतान है, या कोई दूसरी दुनिया से आया हुआ जीव? यह नहीं पता, पर इतना ज़रूर है कि वो जो कुछ भी है, इंसानों के लिए उससे बच पाना आसान नहीं है।